दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये किसी और देश की नहीं बल्कि भारत की ही है। हिटलर ने ज्यूस के साथ जो भी किया वो आज सबको पता है, पर क्या आपको ये पता है कि उनसे भी ज्यादा बुरी हालत हमारे देश में हुई थी। अरे हिटलर ने तो 5 सालों में 6 लाख वीडियो को मारा था और अपने देश में एक ही साल में 4 लाख से भी ज्यादा लोग मार दिए गए। आप सोच भी सकते हैं कि वो बंगाल जो आज हमारे देश का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वहाँ के लोगों की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। आज से लगभग 80 साल पहले बंगाल में एक अकाल पड़ा जिसे इंग्लिश में हम फैमिन कहते हैं, द बंगाल फैमिन। तो आखिर ये अकाल पड़ा किस वजह से? क्या इसे रोका नहीं जा सकता था, और अगर हाँ तो क्यों नहीं रोका गया? उस समय गांधी जी, नेहरू और नेताजी जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने क्यों कुछ नहीं किया? इन सारी बातों को जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 23 दिसंबर 1941 जापान रंगून पर बमबारी कर देता है, जो कि बर्मा की कैपिटल थी। दोस्तों, ये वही बर्मा है जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, और ये स्ट्राइक लगभग 3 से 4 महीनों तक चलती और अब जापान यहाँ पर कब्जा कर ले। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 पीक पर था और ब्रिटेन और जापान दो अलग अलग पावरफुल ऑपोजिशंस थे। और अब भारत में बैठे ब्रिटिशर्स को ये लगने लगता है कि कहीं जापान भारत से भी उनके रूल को खत्म ना कर दे। पर क्योंकि नेताजी उस समय जापान के सपोर्ट में थे, इसलिए भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि जापान कभी भी इंडियन लैंड पर अटैक नहीं करेगा। पर होता ठीक उल्टा है। बर्मा के अटैक के लगभग 1 महीने बाद ही 20 जनवरी 1942 को जापान कलकत्ता पर भी बम गिराना चालू कर देता है, और आगे अब जो होने वाला था उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, उस टाइम तक बर्मा और बंगाल एक दूसरे के पड़ोसी थे, क्योंकि उस टाइम तक पार्टीशन नहीं हुआ था। और जैसे ही जापान ने बर्मा पर अटैक किया तो वहां से लगभग 5 लाख लोग बंगाल की तरफ बढ़े। लोग बंगाल में आ रहे थे। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से खाना, कपड़ा, मेडिकल हेल्प की मांग भी बढ़ती जा रही थी। इस अटैक के साथ ही बंगाल में सैनिकों की संख्या भी बढ़ने लगती और जो सामान आम जनता को दिया जाना था वो सारा का सारा सैनिकों को दे दिया जाता। गवर्नमेंट ऑर्डर्स के हिसाब से लगभग सारा कपड़ा, ऊन, चमड़ा, रेशम, ये सारी चीजें सेना को कम दामों पर बेचा जाता है, और अब बचे हुए सामान को मन चाहे दामों पर बेचा जा सकता था। दुकानदारों ने, ट्रेडर्स ने इसका खूब फायदा उठाया और एक गरीब परिवार के लिए अब जिंदा रह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। वॉर की तैयारी के लिए कैंप्स और एयर स्ट्रिप्स बनाने थे, और इसके लिए 40,000 परिवारों से उनकी जमीनें छीन ली गई। उन्हें इसके लिए मुआवजा तो मिला, पर वो ना के बराबर था। ये सब कुछ बंगाल में हो रहा था क्योंकि बंगाल हर तरीके से ब्रिटेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से चावल, रेशम, ऐसी बहुत चीजें एक्सपोर्ट की जाती, और इतना ही नहीं, यहाँ की इंडस्ट्रीज से भी ब्रिटेन को बहुत फायदा होता था। साथ ही एक्सपोर्ट करना भी आसान था क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल से बिल्कुल जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि ये बर्मा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि खतरा भी सबसे ज्यादा यहीं पर था। जॉन हर्बर्ट, जो कि उस समय बंगाल के गवर्नर थे, मार्च 1942 में एक अर्जेंट नोटिस जारी करते हैं जिसमें वो 2 पॉलिसीज की बात करते हैं। पहली, डिनायल ऑफ राइस। इसका मतलब था कि अगर किसी परिवार में उसकी जरूरत से ज्यादा धान हो तो उसे हटा दो या फिर डिस्ट्रॉय कर दो। और दूसरी, बोट डिनायल, जिसका मतलब था कि अगर किसी परिवार में बोट्स, बैलगाड़ी और हाथी जैसे ट्रांसपोर्ट के साधन हो तो भी उन्हें जब्त कर लो या फिर डिस्ट्रॉय कर दो। दोस्तों, इन स्कीम्स को लागू करने का एक ही मकसद था कि अगर जापानी सैनिक यहाँ पहुंच भी जाएं तो उन्हें खाना और ट्रांसपोर्ट जैसी कोई भी सुविधा ना मिले, और इसके तहत लगभग 45,000 बोट्स को जब्त किया गया। दोस्तों, इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बोट्समैन और फिशरमैन का। उन्हें तो कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। उधर ब्रिटेन चाहता था कि अब भारत वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को सपोर्ट करे, लेकिन कुछ ऐसे भारतीय भी थे जो अब ब्रिटेन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहते। तो अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल भारत को एक लालच देते हैं ट्रिप्स मिशन के नाम पर, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर इंडिया पूरी तरह से वॉर में ब्रिटेन को हेल्प करता है और मिलिट्री सपोर्ट करता है तो वॉर खत्म होने पर भारत का एक नया संविधान बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ भारत के ही लोग होंगे। ब्रिटेन इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं देगा। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इसे ठुकरा देते, और इसके बाद ही 8 अगस्त को कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर देती, जो कि पूरे देश में आग की तरह फैलता है। पर अगले ही दिन इस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बहुत से नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। उधर बंगाल में स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। लाखों लोग भूख से मर रहे थे और 10 लाख तो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। सड़कों के किनारे, तालाबों और नदियों में लाशें इकट्ठी होने लगी।
लोग अपने ही बच्चों का गला घोट रहे थे ताकि उन्हें भुखमरी न झेलनी पड़े। दोस्तों, इन सब के बावजूद धान बंगाल से श्रीलंका तक भेजा जा रहा था क्योंकि वो ब्रिटेन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर बेस था जिसे ब्रिटिश सेलोन कहते थे। सोचने वाली बात है दोस्तों कि वो बंगाल जो कभी फसलों से भरपूर होता था आज एक शमशान बन चुका था, जहां गिद्ध और सियार डेड बॉडीज को खाते और नोचते थे। ये सीन देखकर आपको क्या लगता है कि क्या बंगाली सच में जीवित भी थे? इसके साथ ही यहाँ पर एक और अकाल पड़ा जिसने बची हुई कसर भी पूरी कर दी, कपड़े का अकाल। उस समय के दौरान जो भी कपास, ऊन, चमड़ा, रेशम ये सब पैदा हुआ वो युद्ध में लड़ रहे सैनिकों के लिए कपड़े और पैरासूट जैसी दूसरी चीजें बनाने के लिए भेज दिया गया। और इन सब में सबसे ज्यादा बुरी हालत हुई औरतों और बच्चों की। लोग कब्रिस्तान से मरे हुए लोगों के कपड़े लूटने लगे। कपड़ों का अकाल इस हद तक था कि बहुत सी औरतें दिन भर एक कमरे में रहती थी और सिर्फ एक कपड़ा होता था जिसे वो शेयर करके पहनती। ये सब कुछ हो ही रहा था कि 16 अक्टूबर 1942 को एक साइक्लोन आता है जो सारी फसल को खराब कर। जिनके पास रुपया था वो अनाज इकट्ठा कर लेते हैं, प्राइसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। बर्मा, जहां से बहुत सारा चावल बंगाल में आता था, अब वो भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि अब वहां पर जापान ने कब्जा कर लिया था। आसपास के राज्यों पर भी ट्रेड पर बैन लग चुका था, तो अब बंगाल की मदद ना तो बर्मा से हो सकती थी ना आसपास के राज्यों से। तो फिर अब सवाल आता है कि उस समय के ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसे सुधारने के लिए क्या किया। तो इसमें 3 लोगों का नाम बहुत बार आएगा। एक तो उस समय के वॉइसरॉय लिनलिथगो, दूसरे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया लियो एमेरी और तीसरे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। 30 नवंबर 1942 को लिनलिथगो अमेरी को एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि बंगाल की समस्या से निपटना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन और खराब होती है तो अब भारत सेलोन को चावल और पर्सिया को गेहूं एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सोचने वाली बात है दोस्तों कि बंगाल में इतने बुरे हालात हैं और यहाँ के वाइसराय को एक्सपोर्ट करने की चिंता है, पर अमेरी इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं देते। ऐसे ही बहुत से अलग अलग लोग अमेरी को खबर देते हैं पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। और ऐसा नहीं था कि ये सारी बातें विंस्टन चर्चिल से छुपी हुई थी, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में अड़चन बने। 1943 के शुरुआती दिनों में कुछ मदद की जाती और वो भी ऐसी जो किसी काम की। फरवरी 1943 में लंदन में एक मीटिंग होती है जिसमें चर्चिल सहित बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो उसमें कुछ लोग बंगाल की स्थिति पर मदद करने की बात भी कहते हैं, पर चर्चिल सारी रिक्वेस्ट खारिज कर देते हैं और उनसे कुछ ऐसा जवाब सुनने को मिलता है कि अगर इतनी ही भूखमरी है तो गांधी अभी तक जिंदा कैसे हैं, और वो कुछ ऐसे जवाब और भी देते हैं। और हद तो तब हो गई जब भारत में बैठे कुछ अधिकारी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि बंगाल में कोई शॉर्टेज नहीं है, यहाँ चावल पर्याप्त है और कुछ जमाखोरों की वजह से ये सारी चीजें हुई। इधर ब्रिटेन को भारत में एक के बाद एक फेल्ड मिशन का सामना करना पड़ा, जैसे कि जापान का कलकत्ता पर बम गिराना, क्रिप्स मिशन का फेल होना, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 15 जून 1943 को लॉर्ड वेवेल भारत के नए वॉइसरॉय बनते हैं। चर्चिल को फिर से रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि यहाँ बंगाल में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो चर्चिल की तरफ से जवाब आता है कि हमारे पास राशन भेजने के लिए जहाज ही नहीं। दोस्तों, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी मदद करना चाहते थे, लेकिन उनकी बस ये शर्त थी कि आप अपने शिप्स प्रोवाइड कराते। लेकिन उसके बावजूद भी चर्चिल कोई ध्यान नहीं देते। अगेन हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या बंगाल के बाहर के लोगों को ये सब नहीं पता था कि बंगाल में क्या स्थिति हो रही है? उस समय पॉलिटिकल लीडर्स कहाँ पर? जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से बहुत सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। पूरे देश भर से लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया था। और ऊपर से ब्रिटिश अधिकारी ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि बंगाल में कोई शॉर्टेज नहीं। और उस समय कम्युनिकेशन को इतना भी स्ट्रांग नहीं था, इसलिए लोगों को समझ ही नहीं आ पाया कि असलियत में बंगाल में चल क्या रहा है। पर हाँ, इन सारी चीजों में मीडिया का रोल बहुत अहम होता है। उस समय सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन और एक अमृत बाजार पत्रिका थी। उन पर भी प्रेशर बनाया गया था कि कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं करना है जिससे लोगों को ये लगे कि बंगाल की स्थिति खराब है। सारा इल्जाम जमाखोरों पर डालना है और ब्रिटिश अधिकारियों की प्रशंसा करनी है। वे अकाल शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके लिए कुछ इमरजेंसी गाइडलाइंस सेट कर दी गई थी। लेकिन 22 अगस्त 1943 को इयान स्टीफेंस नाम के एक एडिटर ने बंगाल की इस दुर्दशा को तस्वीरों में उतारा और पब्लिश कर दिया। वो खबर जो ब्रिटिश सरकार 1 साल से छुपाने की कोशिश कर रही थी, वो रातों रात एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती। Mission see for themselves the everyday conditions of life in southern India. और अब ब्रिटेन की इमेज की धज्जियां उड़ने वाली।
तो अब अपनी इमेज को बचाने के लिए ब्रिटेन कुछ ध्यान देना चालू करता है। राहत के लिए भोजन, कपड़ा, ये सारी चीजें भेजी जाती है, प्राइजेस को कम किया जाता है और तब कहीं 1944 में जाकर धीरे धीरे बंगाल की हालत में सुधार आता है। दोस्तों, इस अकाल की शुरुआत जरूर एक खराब फसल से हुई थी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इसे रोका नहीं जा सकता था। आप खुद सोचिए कि अगर एक सीजन की फसल खराब हो जाती तो ऐसा नहीं है कि उस शहर में या उस राज्य में अकाल पड़ जाता है। बंगाल की ये दुर्दशा विंस्टन चर्चिल की खराब पॉलिसीज की वजह से हुई। अगर वो चाहते तो इसे रोक सकते थे, पर उनके लिए वर्ल्ड वॉर 2 से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। आज इसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना हमें हमारी हिस्ट्री बुक से पढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम और आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हिटलर ने ज्यूज के साथ जो भी किया वो कभी नहीं भूले। अरे उन्होंने तो अपने लिए एक अलग देश ही बना लिया, जिसे आज हम इजराइल के नाम से जानते हैं। पर शायद ही भारत में बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें ये पता होगा कि हमारे भारत में भी ऐसा कुछ हुआ था। तो इस वीडियो के आखिरी में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन सब में सबसे असली गुनहगार कौन है। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।